हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 की साइंस। और क्लास 9 साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था मैटर इन आवर सराउंडिंग। ठीक है, तो इसी चैप्टर को हमने अपने लास्ट लेक्चर में पूरा कंप्लीट कर लिया था। तो एक बार हम यहाँ पर रिवाइज कर लेंगे जो भी हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, फिर इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं रिवीजन को। तो चलो, तो मैटर और मैटर की स्टेट के बारे में सबसे पहले हमने बात की थी, है ना। हमने कहा था कि मैटर क्या है। एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास। जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है और जिसका मास होता है कुछ ना कुछ। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो एयर है, वाटर है, ठीक है, चेयर है, पेन है, एक्सेट्रा। ठीक है, और भी कई एग्जाम्पल हो सकते हैं। फिर हमने मैटर की स्टेट के बारे में बात की थी कि ये जो मैटर है, अच्छा मैटर बना हुआ किससे है। मैटर बनता है मेड अप ऑफ स्मॉल या हम कहें टाइनी पार्टिकल्स। किससे बना हुआ है, टाइनी पार्टिकल से या स्मॉल पार्टिकल से। छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना है जिन्हें एटम्स कहा जाता है। ठीक है, क्लियर है इतना। फिर ये जो टाइनी पार्टिकल्स हैं इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिससे मैटर बनता है और मैटर जो है वो वेरी करता है। अगर देखो सारे पार्टिकल एक जैसे होंगे तो एक जैसा मैटर बनेगा सारा, है ना। लेकिन क्या मैटर एक जैसे होते हैं, नहीं, अलग अलग होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, है ना, वेरी करते हैं। एक जैसे एयर जो है वाटर से डिफरेंट है, वाटर चेयर से डिफरेंट है, चेयर एयर से डिफरेंट है, चेयर पेन से डिफरेंट है, पेन वाटर से डिफरेंट है, पेन एयर से डिफरेंट है ना। देखिए ये आपस में सारे एक दूसरे से अलग अलग हैं। लेकिन अगर हम चेयर और पेन को देखें तो इनका फिक्स्ड शेप है, ठीक है, फिक्स्ड शेप है, फिक्स्ड वॉल्यूम है, फिक्स्ड साइज है। ठीक है, लेकिन अगर हम वाटर को देखें तो वाटर का एक डेफिनेट वॉल्यूम तो है लेकिन कोई डेफिनेट शेप नहीं है। वहीं हम एयर को देखें तो एयर का भी कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं है और ना ही डेफिनेट शेप है। ठीक है, तो एयर का ना तो डेफिनेट वॉल्यूम है ना डेफिनेट शेयर है। वाटर का डेफिनेट वॉल्यूम है लेकिन डेफिनेट शेप नहीं है। जबकि चेयर और पेन का डेफिनेट वॉल्यूम भी है और डेफिनेट शेप भी है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये सारे ही अलग अलग हैं। लेकिन अगर चेयर और पेन की बात करें तो इन दोनों का डेफिनेट वॉल्यूम और डेफिनेट शेप दोनों है। तो क्या ये एक जैसे हैं? नहीं है। इसमें पार्टिकल्स अलग है, इसमें पार्टिकल्स अलग है। होगा ऐसा। अगर हम बात करते हैं चौक की और आयरन नेल की, है ना, लोहे की कील की, तो दोनों ही क्या है, दोनों ही क्या लग रहे हैं, सेम लग रहे हैं, फिक्स्ड डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट साइज। ठीक है, सॉरी, डेफिनेट शेप भी है और डेफिनेट वॉल्यूम भी है ना, दोनों का। ठीक है, एक जैसे हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होती है, यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, जिस वजह से ये आसानी से टूट सकता है, ये आसानी से टूट नहीं सकता। तो ये मैटर टू मैटर वेरी करता है। वही अगर हम स्पंज की बात करें, स्पंज, तो ये क्या है, देखो ये तीनों क्या है, सॉलिड तो हैं। ठीक है, ये तीनों सॉलिड, अच्छा वाटर लिक्विड है, एयर क्या है, गैसियस फॉर्म में है। तो तीनों सॉलिड हैं लेकिन तीनों की प्रॉपर्टी क्या है, काफी डिफरेंट है। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये जो पार्टिकल्स हैं ये एक जैसे होते तो एक जैसे मैटर होते। तो अब ये एक जैसे नहीं है इसीलिए मैटर भी अलग अलग है। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होती होंगी इसीलिए इनसे जो मैटर बनता है उनकी कैरेक्टरिस्टिक भी अलग होती है। ठीक है, चलो तो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है पार्टिकल्स की, देखो इसे हम आगे देखेंगे अभी कि पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। फिर हम देखेंगे इन पार्टिकल से मिल करके जो मैटर बनता है वो मैटर क्या बनता है। ये बनते हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। दो और स्टेट है, फोर्थ प्लाज्मा
और फिफ्थ बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, तो ये तो एडिशनल है, इन्हें हमें नहीं पढ़ना है इन दोनों को, बाकी इन तीनों को हमें पढ़ना है। क्लियर है इतना? चलो तो देखते हैं। तो यहाँ पर मैटर के बारे में बात की। मैटर पंच तत्व से बनता है, यानी कि 5 बेसिक एलिमेंट से बनता है। वो एलिमेंट क्या है? एयर, वाटर, स्काई, अर्थ एंड फायर। ठीक है, फिर मैटर का क्लासिफिकेशन देख लिया था। अब फिर पार्टिकल्स, सबसे पहली प्रॉपर्टी है इनके बीच में क्या होता है? पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। सभी के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होगा क्या? सारे ही मैटर के पार्टिकल्स के बीच में? नहीं, ऐसा नहीं है। सबके बीच में स्पेस क्यों होगा? सबके बीच में स्पेस होगा तो सारे एक जैसे हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। किसी के बीच में स्पेस होगा, किसी के बीच में नहीं होगा। ठीक है, फिर आप मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो हमेशा कैसे होते हैं? कंटिन्यूअस मोशन में होते हैं, ये कंटिन्यू मूव करते रहते हैं। तो क्या सारे ही मैटर के पार्टिकल करते हैं? नहीं, ये भी कुछ के पार्टिकल्स करते हैं, कुछ के पार्टिकल्स नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे गैसेस के पार्टिकल कंटिन्यू मूव ज्यादा करते हैं, सॉलिड के बहुत कम करते हैं, लिक्विड के भी कम करते हैं। ठीक है, चलो फिर कैरेक्टरिस्टिक देखिए हमने। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्या सभी पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है? सारे ही मैटर के पार्टिकल्स के बीच में नहीं। जैसे गैसेस के पार्टिकल के बीच में बिल्कुल भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है, जबकि सॉलिड के पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये भी वेरी करता है मैटर टू मैटर। फिर अगला है कि पार्टिकल डिफ्यूज करते हैं, ये भी मैटर टू मैटर वेरी करता है। ठीक है, फिर स्टेट्स के बारे में बात कर ली थी, मैटर के स्टेट के बारे में। फिर हमने सॉलिड स्टेट के बारे में बात की, फिर कुछ एग्जाम्पल भी देखे थे। सॉलिड स्टेट में भी हमने देख लिए थे क्या क्या प्रॉपर्टीज है। ठीक है, एक बार आप देख भी लो इन्हें साथ साथ। फिर लिक्विड स्टेट के बारे में बात की थी, और लिक्विड स्टेट में क्या क्या प्रॉपर्टीज है वो भी देख ली थी। फिर गैसियस स्टेट के बारे में बात की, और गैसियस स्टेट की क्या क्या प्रॉपर्टीज है ये देख ली थी, और काफी सारे क्वेश्चंस हमने यहाँ पर देखे थे। ठीक है, अब चेंज ऑफ स्टेट दे पढ़ने से पहले हमने ये देख लिया था कि सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, ये तीनों अलग अलग स्टेट हैं, तीनों की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। अगर हम देखें यहाँ पर इन प्रॉपर्टीज को, तो सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, ठीक है, शॉर्ट शॉर्ट में लिखेंगे। अगर हम सॉलिड की प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं, तो सॉलिड का एक डेफिनेट शेप है और डेफिनेट वॉल्यूम भी है, जबकि लिक्विड का डेफिनेट वॉल्यूम तो है लेकिन नो डेफिनेट शेप, कोई डेफिनेट शेप नहीं है। ठीक है, ऐसे शॉर्ट में आप लिख सकते हो। गैसेस का नो डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, ना तो डेफिनेट शेप है ना ही डेफिनेट वॉल्यूम है। अगर कंप्रेशन की बात करें तो इनको कंप्रेस करना क्या है? मुश्किल है, नहीं किया जा सकता। लिक्विड को थोड़ा बहुत किया जा सकता है, और गैसेस क्या होते हैं? हाईली कंप्रेसिबल, हाईली कंप्रेसिबल। अगर हम सॉलिड की बात करें तो सॉलिड क्या करते हैं? हीप करते हैं, हीप्ड, यानी कि इस तरीके से क्या बना देते हैं? ढेर बनाते हैं। जबकि लिक्विड्स क्या करते हैं? फ्लो करते हैं, ठीक है, बह जाते हैं। इसीलिए, और गैसेस भी क्या करते हैं? फ्लो करते हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? फ्लूइड कहा जाता है, दोनों को, सॉलिड को भी, सॉरी, लिक्विड को भी और गैसेस को। डेंसिटी की बात करें तो सॉलिड की जो डेंसिटी है वो बहुत ज्यादा होती है, जबकि लिक्विड और गैस की डेंसिटी सॉलिड के कंपैरिजन में कम होती है। ठीक है, और भी हमने प्रॉपर्टीज के बारे में बात की, जैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, जबकि लिक्विड में कम होता है, और गैस में उससे भी कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ठीक है, अगर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस के बारे में बात करें तो गैसेस के पार्टिकल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, ठीक है, ये क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा भी नहीं होता, यानी कि ठीक होता है, बहुत ज्यादा होता है, सॉरी, गैसेस में इन पार्टिकल्स के बीच में स्पेस, जबकि लिक्विड में थोड़ा बहुत स्पेस होता है, और सॉलिड में स्पेस नहीं होता है या ना के बराबर होता है। ठीक है, तो ऐसे ही कई सारी प्रॉपर्टीज को हमने ऐसे रिलेट करके पढ़ लिया था पहले ही। ठीक है, फिर इंटर कन्वर्जन के बारे में बात की कि कैसे सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, सॉलिड से गैस, गैस से डायरेक्ट सॉलिड कैसे बनाया जाएगा। तो इन प्रोसेसेस के बारे में बात की।
फिर टर्म्स क्या क्या रिलेटेड थे ये भी देखा। मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट अब आपको पता चल गया। बॉयल होगा जब एटीएम वेपर प्रेशर किसके बराबर होगा, 1 एटीएम यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर, वो पॉइंट क्या होगा उसका, बॉइलिंग पॉइंट। सब्लिमेशन प्रोसेस, जैसे कपूर है तो डायरेक्ट, या ड्राई आइस है डायरेक्ट क्या हो जाते हैं, सॉलिड फॉर्म से डायरेक्ट गैसेस में चेंज हो जाना, तो इसे कहा जाता है सब्लिमेशन। नेक्स्ट था वेपराइजेशन। ठीक है, वेपराइजेशन क्या है, लिक्विड से गैसेस फॉर्म में चेंज होना। फ्रीजिंग पॉइंट समझ में आ गया था। कंडेंसेशन हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया। चलो फिर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है ये भी हमने देख लिया था, एक बार आप देखिए इसे। चलो फिर हमने बात की थी कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है। फिर टेम्परेचर के अलग अलग स्केल क्या है, कैसे इन स्केल को आपस में हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अगर सेल्सियस में टेम्परेचर है तो उसे केल्विन में कैसे चेंज करेंगे, ठीक है, या फ़ारेनहाइट में कैसे चेंज करेंगे, ये हमें अब पता चल गया है। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस भी यहाँ पर हमने कर लिए थे। लेटेंट हीट के बारे में बात हो गई थी। फिर हमने क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर पढ़ लिया था, इवेपोरेशन पढ़ लिया था। ठीक है, तो इवेपोरेशन बॉइलिंग से नीचे ही होता है, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट से नीचे। ठीक, सरफेस फिनोमिना है, क्या क्या फैक्टर इसे अफेक्ट करते हैं ये देख लिया था। वॉलेटाइल लिक्विड्स क्या होते हैं ये देख लिया था। इवेपोरेशन एक कूलिंग इफेक्ट कॉज करता है, कैसे कॉज करता है ये भी हमने समझ लिया था। ठीक है, चलो। अच्छा, कैसे समझा था देखो। तो आपने देखा है गर्मियों में इस तरीके के जो अर्दन वेयर होते हैं, या अर्दन पॉट्स भी हम इसे कह सकते हैं। तो ये जो अर्दन पॉट्स होते हैं, ठीक है, इनका जो शेप शेप है वो, ठीक, तो इस तरीके के ये अर्दन पॉट्स हैं। तो हमने ये अक्सर देखा है कि गर्मियों के समय में इस तरह के पॉट्स में जो है पानी फिल किया जाता है। और क्यों किया जाता है, ताकि पानी जो है ठंडा रहे। क्या ऐसा पॉसिबल है, पानी इन पॉट्स में ठंडा रह सकता है क्या, रह सकता है, ऐसा हो सकता है क्या। देखो, जो नॉर्मल पानी है जो हमने अपने नॉर्मल कंटेनर्स में रखा हुआ है, ठीक है, वो रूम टेम्परेचर पर रहेगा, है ना, जितना टेम्परेचर है उसके अकॉर्डिंग पानी होगा। लेकिन मटके का पानी ठंडा रहेगा, क्या ऐसा हो सकता है, हाँ हो सकता है, और होता है ऐसा। तो मटके का पानी ठंडा होता है, तो ऐसा कैसे, इतनी गर्मी हो रही है, सब जगह का पानी जो है वो नॉर्मल है लेकिन मटके का पानी ठंडा है, ऐसा क्यों, ऐसा इवेपोरेशन की वजह से होता है। अब इवेपोरेशन की वजह से कैसे होता है देखो, अभी जो मटका है ये मिट्टी से बना हुआ होता है, ठीक है, इस पर होते हैं छोटे छोटे पोर्स, यानी कि छोटे छोटे से छेद। ठीक है, ऐसे छेद नहीं कि पानी डाला पानी बाहर आ जाएगा, नहीं, हल्के हल्के पोर्स होते हैं, पोरस ये होता है, हल्के हल्के पोर्स इसमें होते हैं। ठीक है, अब ये जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं इनमें क्या होता है, पानी भर जाता है। ठीक है, पानी भर जाता है। अब इन पोर में जब पानी भर जाता है और सराउंडिंग में क्या है, सराउंडिंग में है हीट। अब ये क्या करता है, वाटर इस हीट को एब्जॉर्ब करता है। फिर वही सेम प्रोसेस होगी, एब्जॉर्ब करने पर उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगेगी, नीचे वाले पार्टिकल्स को छोड़ देगा और इवेपोरेट हो जाएगा। फिर यहाँ पर होता है इवेपोरेशन। जैसे उसने हीट एब्जॉर्ब करी, ठीक है, सराउंडिंग से इवेपोरेशन हुआ, और जब वो इवेपोरेट होता है तो इस जगह पर जहां से वो इवेपोरेट होता है उस जगह पर क्या करता है, एक कूलिंग इफेक्ट क्रिएट करता है, ठंडक देता है। ठीक है, जिससे कि अंदर का जो पानी है वो हमेशा ठंडा ही रहेगा। ठीक है, समझ में आया इतना, क्लियर है इतना। तो ये था कूलिंग इफेक्ट। इवेपोरेशन क्या करता है, कूलिंग इफेक्ट कॉज करता है। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि कॉटन के कपड़े पहनने चाहिए, कॉटन क्लोथ्स, वियर कॉटन क्लोथ्स ड्यूरिंग समर। तो गर्मियों में कॉटन के क्लोथ्स पहनने चाहिए, क्यों, क्योंकि वो भी कैसे होते हैं, ऐसे पोर्स उसमें होते हैं, तो वो क्या करते हैं, हमारे स्वेट को पूरा, स्वेट यानी कि पसीना, तो पूरे स्वेट को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जब वो स्वेट को एब्जॉर्ब कर लेगा फिर क्या होगा, जब वो स्वेट को एब्जॉर्ब कर रहा है, सराउंडिंग में हीट है, तो वो पूरी हीट क्या हो रहा है, हीट लेकर के वो इवेपोरेट हो रहा है और वहां पर एक कूलिंग इफेक्ट क्रिएट करता है।
ठीक है। जैसे एसीटोन है, ठीक है, एसीटोन नेल पेंट रिमूवर भी जिसे हम कहते हैं। तो एसीटोन जब हम नेल पेंट रिमूव करते हैं अपने हाथ से, तो एसीटोन को लगाते हैं, तो एसीटोन को लगाने पर ही ठंडक सी महसूस होती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए, एक तो वॉलेटाइल है यानी कि बहुत जल्दी इवेपोरेट होता है, तो जैसे हम उसे अपने स्किन पर लगाते हैं या अपने हाथ पर लगाते हैं या कहीं पर भी वो स्किन पे गिरता है, तो तुरंत क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब करके इवेपोरेट हो जाता है और उस एरिया में क्या करता है, कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, या एक कूलिंग इफेक्ट कॉज करता है। ठीक है, इतना समझ में आया? चलिए इसे देखिए आप एक बार। चलो, फिर हमने बात की थी दो और स्टेट, एक है प्लाज्मा। प्लाज्मा यानी कि जैसे आप देखते हो स्टार है, ठीक है, सन है, ये ग्लो करते हैं, शाइन करते हैं, तो किस वजह से? क्योंकि इनमें होता है प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा कैसे बनता है? वेरी हाई टेम्परेचर की वजह से। तो अभी हम जैसे देखते हैं, जैसे ये नियॉन साइन बल्ब्स होते हैं, ठीक है, फ्लोरोसेंट ट्यूब्स होती हैं, तो इन सभी में क्या होता है? प्लाज्मा होता है। ठीक है, फिर बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में भी हमने बात कर ली थी कि कंडेंसेट क्या है। फिर बाद में इसको दो साइंटिस्ट ने बनाया, सत्येंद्र नाथ बोस एंड एल्बर्ट आइंस्टीन, जिस वजह से इसका नाम है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो यहाँ पर चैप्टर कंप्लीट हो गया था हमारा। फिर अब है कुछ क्वेश्चंस, आपको क्या करने हैं, ये क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व करने हैं। पहला क्वेश्चन है 293 केल्विन टेम्परेचर और दूसरा है 470 केल्विन टेम्परेचर। सेल्सियस स्केल में इसको कन्वर्ट करना है आपको, कीजिए इन्हें सेल्सियस स्टेट में। चलो, बाकी ये वाला तो क्वेश्चन है नहीं आपको, इनको ये केल्विन में है, सेल्सियस में से कन्वर्ट आप कीजिए। चलो, तो कर लिया होगा आपने, इजी था ये क्वेश्चन। देखो 293 केल्विन को सेल्सियस में कैसे चेंज करेंगे, इसको माइनस कर लेंगे 273.15 से, ये आ जाएगा डायरेक्ट 273 से कर लो, ठीक है, तो ये आ जाएगा 19 डिग्री सेल्सियस, 20, ठीक है, 20 डिग्री सेल्सियस कर दो, ठीक है, 20 डिग्री सेल्सियस। बाकी 470 केल्विन माइनस 273 कर लो, ठीक है, हो गया 197 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये तो आप कर लोगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन से। पहले अच्छा नोट ही कर लो आप इसको, ठीक है, तो ऐसे आप कर ही लोगे इसको। अगर आपको टेम्परेचर जो है केल्विन में दिया जाए, जैसे केल्विन में दिया हुआ है तो आपने सेल्सियस में कर लिया। अगर सेल्सियस में दिया जाए, मान लो आपको दिया जा रहा है 47 डिग्री सेल्सियस, 192 डिग्री सेल्सियस या 140 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 170 डिग्री सेल्सियस, तो आप इसको कैसे केल्विन में चेंज करोगे? ये है आपका होमवर्क। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला है नैप्थलीन बॉल डिसअपेयर विद टाइम विदाउट लीविंग एनी सॉलिड, वाई? और बी है इसमें, वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे। तो दो यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला है कि नैप्थलीन बॉल जो है वो सॉलिड फॉर्म में होती है, लेकिन कुछ समय बाद वो अपने आप ही डिसअपेयर हो जाती है, गायब हो जाती है बिना किसी रेजिड्यू को छोड़े हुए। ठीक है, तो ऐसा कैसे होता है? देखो, नैप्थलीन बॉल जो है वो है वॉलेटाइल नेचर की, वॉलेटाइल सॉलिड है, तो इसकी क्या टेंडेंसी है कि ये जो है डायरेक्टली सॉलिड से सीधा गैसियस फॉर्म में चेंज हो जाती है, और इस प्रोसेस को बोला जाता है सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन की वजह से ये क्या होती है, सबलाइम करती है, यानी कि सॉलिड से डायरेक्टली वेपर में चेंज हो जाती है। इस वजह से यहाँ पर कोई रेजिड्यू नहीं बचता। दूसरा क्वेश्चन है, वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे। तो हमें जो है परफ्यूम की स्मेल जो है काफी मीटर दूर तक भी आती है। जैसे मान लो हम किसी एक बड़े से हॉल में है या बड़े से रूम में है, तो वहां पर एक कोने में किसने परफ्यूम स्प्रे किया, तो पूरे रूम में लगभग उसकी स्मेल आने लगेगी। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए कि मैटर के जो पार्टिकल्स है वो कंटिन्यूअस मूवमेंट करते हैं, तो जैसे स्प्रे किया जाता है तो ये पार्टिकल्स क्या करते हैं, इधर उधर काफी दूर तक मूव करने लगते हैं, डिफ्यूज होने लगते हैं। बेसिकली डिफ्यूज होते हैं तो कई मीटर दूर तक डिफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, जिससे कि हमें कई मीटर दूर तक भी स्मेल आने लगती है। क्लियर है? चलो,
तो यही आंसर है, आपको यही लिखना है। पहला है जैसे नैप्थलीन मॉल क्या है, वॉलेटाइल सॉलिड है, उसकी टेंडेंसी क्या है, टू सबलाइन, ठीक है। देयरफॉर इट चेंजेस इनटू वेपर कंप्लीटली which disappear to air, no solid residue या no solid is left। इस वजह से यहाँ पर कोई रेजिड्यू नहीं बचता, ठीक है, क्योंकि वो क्या हो जाता है, सबलाइम कर लेता है, लेकिन सॉलिड से डायरेक्टली वेपर में चेंज होता है। दूसरे का आंसर है बिकॉज परफ्यूम कंटेन वॉलेटाइल सॉल्वेंट। परफ्यूम में क्या होता है, वॉलेटाइल सॉल्वेंट होता है जिसकी प्लीजेंट स्मेल होती है। दे डिफ्यूज क्वाइट फास्ट, इसलिए बहुत जल्दी जल्दी क्या करते हैं, डिफ्यूज करते हैं टू रीच द पीपल सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे, ठीक है, इसलिए वो दूर दूर तक लोगों तक पहुंच जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंस इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन शुगर वाटर एंड ऑक्सीजन। अगर हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें तो देखो, ऑक्सीजन की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम होगी क्योंकि ये गैसियस फेज में है। इसके बाद होगी लिक्विड की जो कि वाटर है, और सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी शुगर के बीच में क्योंकि ये है सॉलिड, ठीक है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का ऑर्डर यही तो होता है सॉलिड, लिक्विड और गैस में। सॉलिड का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा, फिर लिक्विड, और सबसे कम ना के बराबर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है गैसेस में, ठीक है। चल अगला है, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट ए बी सी। तो वाटर की फिजिकल स्टेट क्या होगी, लिक्विड स्टेट में होगा, water in solid state providing heat is removed, water in gaseous state provide heat is supplied to it, ठीक है। चलो, तो वाटर कौन कौन सी स्टेट में होगा, अच्छा यहाँ पर टेम्परेचर आपको बताना है, तो आप बता सकते हो क्या ए बी सी का टेम्परेचर। अच्छा टेम्परेचर क्वेश्चन में रहा होगा, यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, तो टेम्परेचर क्वेश्चन में रहा होगा, आपको बताना था। तो चलो मान लो यहाँ पर क्वेश्चन है, ए में है लिक्विड स्टेट, बी में है सॉलिड स्टेट और सी में है गैसेस स्टेट। तो अब आपको टेम्परेचर बताना है कि लिक्विड का, वाटर का इन स्टेट में क्या टेम्परेचर होगा, ठीक है। तो ये आप खुद से कीजिए, बाकी क्वेश्चंस को नोट करो। तो देखो अब तो आपको पता है लिक्विड जो है, सबसे पहले सॉलिड होता है ये 0 डिग्री सेल्सियस पर और बिलो और इससे कम में। लिक्विड कब होता है, जब 0 से 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में, ठीक है, और 100 डिग्री सेल्सियस और अबव, 100 डिग्री सेल्सियस और इससे ज्यादा में ये गैसियस फॉर्म में होगा। होता है ना 0 डिग्री सेल्सियस है तो सॉलिड यानी कि आइस के फॉर्म में ये होता है, ठीक है। 0 डिग्री है, 0 डिग्री से कम है, ठीक है। और अगर 0 से 100 के बीच में है तो ये होता है लिक्विड फॉर्म में। 100 के ऊपर अगर टेम्परेचर है तो ये बन जाता है क्या, ये वेपर्स बन जाते हैं, ठीक है, यानी कि गैसियस फॉर्म में आ जाता है। क्लियर है इतना। चलो आगे बढ़ने से पहले एक बार आप ना इसको अच्छे से नोट कर लो यहाँ। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ और क्वेश्चंस हैं। कुछ रीजन जैसे वाटर एट रूम टेम्परेचर इज अ लिक्विड एंड एन आयरन अलमीरा इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। तो देखो रूम टेम्परेचर पर वाटर तो लिक्विड, यानी कि जो वाटर है रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में है, जबकि जो अलमीरा है आयरन से बनी हुई वो कैसी है, सॉलिड फॉर्म में है। तो ऐसा क्यों है, ठीक है, डेफिनेट शेड, डेफिनेट वॉल्यूम की वजह से है, या इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस की वजह से है, या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से है, या ऐसा क्यों है, ठीक है। तो चलो इसको देखते हैं। सबसे पहला है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर लेस। तो यहाँ पर वाटर के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है वो ज्यादा है, जबकि आयरन की ज्यादा है। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस एंड काइनेटिक एनर्जी मोर। तो वाटर में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है और काइनेटिक एनर्जी है वो ज्यादा है, जिस वजह से वो हिलते रहते हैं, है ना, मूव करते रहते हैं। अब स्पेस होने की वजह से वो क्या है, सॉलिड, यानी कि उनका एक कैसा है, एक डेफिनेट शेप नहीं है, ठीक है। हेंस वाटर इज एन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। इंटरमॉलिक्यूल, अब अगर हम बी की बात करें यानी कि अलमीरा की बात करें, तो अलमीरा में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या है, कम है, काइनेटिक एनर्जी कम है। इस वजह से ये टाइटली इन्होंने अपने शेप को मेंटेन करके रखा हुआ होता है। डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम की वजह से ये क्या है, सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पर, ठीक है। चलो
तो ये कुछ क्वेश्चंस थे बच्चों जो हमने यहाँ पर आज चैप्टर को, सबसे पहले चैप्टर को हमने रिवाइज किया, सारे टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ा, फिर हमने यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आंसर्स देखे जो आपके कुछ एनसीईआरटी के हैं, कुछ एडिशनल क्वेश्चन आंसर्स भी हम यहाँ पर देखेंगे। क्लियर है? तो चलिए बच्चों, बाकी इस चैप्टर को और क्वेश्चन आंसर्स को कंटिन्यू करेंगे अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।